जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच खामर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, नमस्कारम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपसे डिस्कस करने हैं, और पहला जो टॉपिक है वो है कि अमेरिका जो नेवल लॉजिस्टिक हब बना रहा है इंडिया को टू काउंटर चाइना। और कह वो ये रहे हैं कि हमें इंडो पैसिफिक के लिए जो रेडीनेस करनी है, जो प्रिपेयर्डनेस करनी है, अपने आप को रीसप्लाई रिपेयर जो पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, वो इंडिया के मुख्तलिफ शहर जिसमें गोवा और चेन्नई और इस तरह मुंबई पोर्ट जो हैं, वो उधर इस तरह के इंस्टॉलेशंस डेवलप कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? आप इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो विजिट था वॉशिंगटन का, उसके जो है वो समरात आने शुरू हो गए हैं, इंगेजमेंट शुरू हो गई हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? देखिए, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो विजिट थी वॉशिंगटन में, उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो थी, इट वाज ऑन व्हाट इंडिया वाज गेटिंग। जेट फाइटर इंजन्स मिल रहे हैं, माइक्रोन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बट देयर वाज नॉट मच फोकस ऑन व्हाट यूएस इज गेटिंग फ्रॉम द डील। उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। जब मैंने ये देखा उस अग्रीमेंट में कि दिस इज ऑल्सो ए पॉइंट, मैं इमीडिएटली मुझे लगा, ओ माय गॉड, दे हैव गिवन अमेरिका बेसिस। ये बेसिस बन जाएंगे अमेरिका की नेवल बेसिस। हालांकि वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट में अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है कि बेसिकली रीफ्यूलिंग, रीसप्लाइंग एंड रिपेयरिंग, ये राइट्स मिले हैं। तो जो जो नेवी के जहाज़ हैं, यूएस नेवी के, वो वहाँ पे डॉक इन हो गए, वहाँ पे बिरयानी वगैरह ख़रीदेंगे, वो स्टॉक कर लेंगे, अपना फ्यूल भी स्टॉक कर सकते हैं। अब तो बहुत है इंडिया के पास रशिया का तेल बेचने के लिए। So they are going to basically do these kind of things, but that is what a base is. रिपेयर के बहाने वो जहाज वहाँ पे पार्क रहेंगे कई दिन, दे माइट डू ट्रेनिंग, दे विल बी ऑफशोर। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ इज के आपको अमेरिकन नेवी के जहाज इंडिया के पोर्ट्स में रेगुलरली नजर आएंगे। सो फॉर अमेरिका के लिए भी देखो आप, बिटवीन द मिडल ईस्ट और फिर ऑल द वे वो ताइवान तक, तो कोई ऐसा मेजर स्टॉप नहीं है ना। अब मिल गया है उनको काफ़ी मेजर स्टॉप्स, मतलब इट विल गेट, गोवा भी मिलेगा, चेन्नई भी हो सकता है, विशाखापट्टनम, फिर उसके बाद कोलकाता। मतलब 4 बड़े पोर्ट्स तो वहाँ हैं ही, जो उनको मिल सकते हैं एक्सेस टू। कोलकाता के साथ नदी भी है ऊपर, और आ सकते हैं, और बहुत करीब आ सकते हैं चाइना के बॉर्डर तक बाय द रिवर। सो आई डोंट नो, मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए क्रूज मिसाइल्स दे आर विद इन द रेंज नाउ। So I think it's a very important development for US military strategy के लिए। This is a major, मतलब अभी तक तो लोग कह रहे थे कि इंडिया इज अ जियो स्ट्रेटेजिक एसेट, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब देख रहे हैं आप पहली बार उस जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का इस्तेमाल। बिल्कुल। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि नेवल बेसिस बन रहे हैं, ये एक नई जैसे आप कहें बन सकती हैं। आपको लगता है कि इंडिया की पार्लियामेंट खामोश है, अपोजिशन भी खामोश है? ये जो क्वेश्चन है नेवल बेसिस दे देना, ये तो फॉर एग्जांपल मुझे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो बड़े अच्छे से पता है कि जब हमारे यहाँ तो यहाँ फॉरेन पॉलिसी क्राइसिस पैदा हो गया था, और सारी की सारी इमरान खान की जो अपना जो पॉलिटिकल नैरेटिव था वो इस चीज़ पे था। उसने कहा एब्सोल्युटली नो, मैं अमेरिका को कोई अड्डे नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। सो ये आपको लगता है कि इंडिया की सोसाइटी, मीडिया, ऑपोजिशन पार्टीज, ये सारा एक कंसेंसस है विद इन इंडिया कि हाँ, इस तरह की जो नेवल हब बनेंगे तो फिर कल को मिलिट्री बेसिस भी बन जाए और फिर अमेरिका यहीं से ऑपरेट करे, जैसे आपने कहा बरयानिया तेल शेल यहीं से लेगा, तो इंडियन सोसाइटी या ये एक जिसे अमेरिका में लफ्ज बोलते हैं बाय पार्टिजन सपोर्ट, सो एक आपको समझते हैं कि ये एक कलेक्टिव सपोर्ट होगी इंडिया से, या कि ये एक आप समझते हैं कि रेजिस्टेंस आ सकती है? एक तो पहले इंडिया का पार्लियामेंट बहुत बेकार हो गया है। उसमें ज़्यादा डिबेट्स वगैरह कुछ होते नहीं है। पहले जब राहुल गांधी थे, कुछ सवाल जवाब उठते थे, अब उनको भी भगा दिया है। सो देयर इज नथिंग इन द पार्लियामेंट जो लोग उठ के विल आस्क द प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन, फिर प्राइम मिनिस्टर जवाब दे के एक्सप्लेन करें। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा।
अगर सवाल ले भी लेते और उसका जवाब भी मिल जाए, इंडिया की मीडिया इतनी बेकार हो गई है कि दे विल प्रोबेबली नॉट रिपोर्ट कि क्या हो रहा है। सो एक किस्म से पब्लिक डिस्कोर्स काफ़ी ख़त्म हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका शक मेरे ख्याल से सही है कि देयर इज़ समथिंग बायपार्टिसन ऑन दिस इश्यू। तो जब राहुल गांधी यहाँ आए थे, उनसे पूछा गया था कि आप जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसी, तो उसने जवाब में कहा था कि इफ़ आई वाज़ प्राइम मिनिस्टर, आई वुड डू व्हाट द बीजेपी इज़ डूइंग विद रिगार्ड्स टू चाइना। तो दे मे डिसएग्री ऑन व्हाट चाइना डिड इन गलवान, लेकिन चाइना से जो थ्रेट्स परसेप्शन है वो शेयर्ड है। हम्म, मतलब दोनों साइड छोड़ दें आप, पूरे पार्टीज आई थिंक इंडिया में हैव द शेयर्ड परसेप्शन कि चाइना इज़ अ मेजर थ्रेट। और दूसरी चीज़ ये है कि बातें तो बड़े ब्रवाडो है, लेकिन जेन्युइनली डरे हुए लगते हैं मुझे ये चाइना से। सो दे आर रशिंग टुवर्ड्स द यूएस। वो तेज़ी से अमेरिका की तरफ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। तो गिविंग दोज बेसिस अवे इज़ वेरी अर्ली इन द गेम भाई। ये तो थोड़ा लेट आना चाहिए था, बट आई मीन आफ्टर इंडिया रिसीव सम मोर एडवांटेजेस थिंग्स फ्रॉम द यूएस, जो उन्होंने ये इट इज दे आर नॉट एग्जैक्टली बेसिस बट दे आर लाइक बेसिस। सोचो आप, अगर आपके पास एक ऐसा बड़ा जहाज है जिसमें आप 1,000 1,500 सोल्जर्स और उसके साथ 30 सबमरीन, एंड यू से कि दिस थिंग नीड्स टू बी रिपेयर्ड, और वो पार्क कर दें आप गुजरात में या किसी पोर्ट पर, गोवा में या कलकत्ता में, तो दैट बिकम्स लाइक अ बेस, राइट। अब ये है कि ऑन द ग्राउंड उनको क्या मिलता है? क्या वो खाली निकल के होटल में जाके रह सकते हैं, या उनको कोई अपना कैंपस मिल जाता है? अगर उनको कैंपस मिल जाता है तो दैट इज़ योर बेस। वो वहाँ पे रहेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, उसकी सिक्योरिटी वो मेंटेन करेंगे। तो क्या शिप पे रहेंगे जो लोग? जब शिप रिपेयर हो रही है, will they just stay in ships or in airports, or will they have quarters on the ground somewhere near the port? ऐसे ही तो फैलते हैं ना। अगर मैं इंचार्ज हूँ तो वैसे ही करूंगा ना, मैं बोलूँगा यार होटल का खर्चा बहुत हो रहा है, एंड सिंस वी आर कमिंग सो फ्रीक्वेंटली, हमको ज़रा ज़मीन दे दें ताकि हम थोड़े बैरक्स बना लें, हमारे बंदे वहाँ सो जाया करेंगे, एंड दैट्स इट। उसके बाद दैट विल बी आर्म्ड, उसकी सिक्योरिटी विल बी मेंटेन बाय अस। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन। अब ये तो शुरुआत है, देखें आप, बढ़ते जाएगा ये। अब इंडिया के यूएस के जो एम्बेसडर है वो अब इंटरनल मामलात में भी दखल कर रहे हैं, वो मणिपुर जाना चाह रहे हैं। वो स्टेटमेंट भी दिया, वी कैन हेल्प। या व्हाट कैन ही हेल्प? आई एम वेरी क्यूरियस, वो क्या करेंगे वहां जाकर? नेगोशिएट करेंगे? उनको गोली ना मार दे कोई? सो सो आई एम वेरी क्यूरियस एज टू व्हाट ही थिंक्स ही कैन अचीव। गारसेटी कुछ बोल के तो इस तरह के जब सवाल लीडर्स इस तरह के जब बयान देते हैं, वी कैन डू, आई विश द रिपोर्टर्स आर अ बिट स्मार्ट एंड से एग्जैक्टली व्हाट विल यू डू सर, लाइक व्हाट कैन यू डू, इमीडिएटली पूछ लेते तो फिर कुछ जवाब मिलता हमको कि ये करेंगे क्या जाकर वहां पर, जो इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर सकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जब रिसेंटली एससीओ समिट हुई इंडिया के अंदर, उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आए हैं। एक तो हम बात करते रहे जी कि ठीक है, G20 एससीओ इंडिया को बड़ा एडवांटेज हुआ, फॉरेन पॉलिसी, ग्लोबल लीडरशिप, दिस सियासी तौर पे अगले साल इलेक्शन आ रहे हैं, ये भी मोदी साहब को फायदा है। लेकिन बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर्स का ये भी कहना था कि ये जो समिट ऑन वर्चुअल हुई है, बेसिकली इंडियंस कह रहे हैं कि ये इसलिए हुई है क्योंकि पुतिन बिजी थे एंड ही कुडंट कम, शी जिनपिंग भी नहीं आ रहे। और कई लोगों का कहना ये था कि नहीं, ये बेसिकली वो बाइडेन साहब ने कहा कि भाई अगले दिन तो आप हमसे मिल के गए हैं, तो अगले हफ्ते ही जाके आप पुतिन साहब से और शी जिनपिंग से जप्पी डाल लोगे, तो व्हाट ऑप्टिक्स विल दिस लीव फॉर द वर्ल्ड कि भाई मोदी जी तो सबके साथ यस हैं। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस वर्चुअल जो लीडर्स समिट हुई है, और बाकी चीजें तो बाद में, लेकिन इस थीम को आप कैसे देखते? देखिए, ये जो वर्चुअल होने वाला है, इसका डिसीजन तो 2-3 महीने पहले ले लिया गया था, क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। अगर याद है, शायद आपके साथ भी मेरी बात हुई है ऑन दिस इश्यू। स्पेक्यूलेशन ये था कि जी इज नॉट गोइंग टू कम,
तो जी भी नहीं आएंगे और पुतिन को एक्सपेक्ट करना टू कम ऑल द वे इज गोइंग टू बी वेरी ऑकवर्ड। अगर पुतिन इंडिया आते तो सवाल उठता है, आर दे गोइंग टू अरेस्ट हिम? राइट, ही इज वांटेड नाउ ना। अगर पुतिन बेल्जियम जाते हैं तो ही विल बी अरेस्टेड देयर डेफिनेटली। सो इंडिया आए तो कोई ना कोई वेस्ट में तो मीडिया में तो गड़बड़ होगी ना कि इस बंदे को पकड़ क्यों नहीं रहे हैं। तो आई डोंट नो वेदर दैट वाज द रीजन कि जी भी नहीं आ रहे हैं, पुतिन भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या फायदा। बेसिकली शहबाज शरीफ आएंगे उनको लेकर क्या क्या करेंगे। सो आई थिंक दैट वाज कंसिडर्ड ए स्मार्ट मूव टू डी। हालांकि इट्स नॉट ए गुड थिंग फॉर इंडिया। ये 3-4 घंटे का था समिट। अगर वो लोग आते तो ये 2 दिन का होता समिट, काफी मीडिया अटेंशन, इट वुड लाइक बीन ए बिग थिंग ना, जंकेट की तरह हो जाता। तो स्पेशली अगर ये लीडर्स आते, बाई पार्टीसन मीटिंग्स होती, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि मोदी और पुतिन की मीटिंग होती है या नहीं, जी और पुतिन की अलग से मीटिंग होती है या नहीं होती। सो इट वुड हैव बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट टू सी अगर ये लोग आते, खासतौर से G20 की मीटिंग से 2 महीने पहले। या और so it was it I think it was a lost opportunity. And I don't blame India. Agar if they knew in advance that G was not going to come, then it was no point. It's like saying कि भाई विराट कोहली भी नहीं जा रहे हैं, रोहित शर्मा भी नहीं जा रहे हैं, फिर क्रिकेट देख के क्या फायदा। इट्स लाइक दैट द सुपरस्टार्स आर नॉट शोइंग अप। तो एक वो चीज था। दूसरी चीज ये है कि आई एम नॉट वेरी श्योर कि अमेरिका के diplomats will tell India not to participate in SCO or something, because then it gives India a chance to participate and show कि भाई हम अपनी strategic autonomy maintain कर रहे हैं। चांस मिल जाता है ना इंडिया को कहने के लिए, हाँ ठीक है हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं वेस्ट के, बट वी आर स्टिल मेंटेनिंग आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। देखो अमेरिका के प्रेशर के बावजूद हमने SCO की समिट बरकरार करी है। So I'm not sure. I think the Americans have just ignored it, but they have also taken note of. I'm sure बड़े गौर से पढ़े होंगे हर बंदे का स्टेटमेंट। आप देख रहे थे CNN वगैरह पे तो जी और पुतिन के जो स्टेटमेंट्स थे वो बड़े गौर से पढ़े गए, काफ़ी एनालिसिस वगैरह हुई। एंड आई एम श्योर कि द स्टेट डिपार्टमेंट वुड हैव आल्सो रेड मोदीज स्टेटमेंट्स वेरी क्लोजली। और किसी ने देखो इंडो पैसिफिक का जिक्र नहीं निकाला, किसी ने चाइना की ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं हुई, और यूक्रेन की बात नहीं हुई। ये तो पेट टॉपिक्स है ना वेस्ट के। तो वेस्ट की एक भी पेट टॉपिक ना इंडिया ने रेस किया, ना किसी ने रेस किया, पाकिस्तान ने भी नहीं रेस किया। सो आई एम श्योर द वेस्ट, स्पेशली द US में किसी ना किसी ने मेमो तो लिखा होगा ना कि दीज थिंग्स हैव नॉट बीन मेंशन। यहाँ वाशिंगटन में क्विंसी इंस्टीट्यूट नाम का थिंक टैंक है, ट्रीटा पारसी चलाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट है वो। तो उनका एक छोटा सा रिव्यू आया, मुझे याद नहीं किसने लिखा वो रिव्यू ऑफ SCO, जिसमें दे वर सेइंग कि मतलब what is important about this meeting is not just what was said but also what was not said, and what was not said is basically Ukraine war, रशिया के वॉर क्राइम्स, ये वो कुछ भी नहीं। रशिया का कोई क्रिटिसिज्म ही नहीं हुआ इस फोरम पे। और रशिया का वैसे तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन रशिया ने जो बड़ी बातें की उसमें से यही कहा कि वी नीड यूनिटी की बात की, और चाइना ने डीकपलिंग की बात की कि ये डीकपलिंग गलत है। सो बल्कि मैं देख रहा था सर के जो अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, आई थिंक जानेट जेनेट येलेन। जेनेट येलेन, वो जी भी चाइना गई हुई हैं। जी। और लेकिन कोई कहते हैं ना, वो कोई चाइनीज में कह रहे हैं मीट अस हाफ वे। तो कोई बात जम नहीं रही अभी तक, कोई ऐसी चीज़ हो नहीं रही। बल्कि एक मैंने उड़ती उड़ती स्टेटमेंट देखी, पता नहीं मुझे सही तरह याद है कि नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये जो डी कपलिंग है दैट्स आल्सो पॉसिबल। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि इफ दिस इज व्हाट द अमेरिकंस आर थिंकिंग, बिकॉज शी जिनपिंग ने आल्सो क्रिटिसाइज्ड डी कपलिंग एट SCO। देखिए जो जी जिनपिंग के जो बयानात थे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जो SCO में जो मैंने एक कन्वर्सेशन की है जिसमें मैंने मोदी, जी जिनपिंग और पुतिन के तकरीरों पे कमेंटेड,
एंड आई रियलाइज के कोई कॉमन थ्रेड नहीं था सिवाय सेइंग कि अफगानिस्तान को स्टेबल करना है, उससे हटके और कोई कॉमन इंटरेस्ट नजर नहीं आया। सो अपनी गुण गा रहे थे समझो तीनों मुल्क। बट जब जो दिल्ली डिक्लेरेशन पब्लिश हुआ उसमें सिवाय के इंडिया डिसएग्रीड विद द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो पैराग्राफ के अलावा आप बाकी चीजें देखें, इट्स कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय जी जिनपिंग स्पीच, यू नो। सो क्लियर चाइनीज डोमिनेशन ऑफ एससीओ आपको दिल्ली डिक्लेरेशन में देख लेंगे आप। इंडिया ने कई प्रपोजल्स के नए किस्म के कि हम अब बुद्धिज्म को प्रमोट करेंगे, बुद्धिस्ट हेरिटेज को, ये डिजिटल कनेक्टिविटी, इंडिया की भाषणी वेबसाइट, वो कुछ भी नहीं था उसमें। तो जो चाइना ने जो वेस्ट के ताल्लुक से जो बयान दिए, इट वाज वी नीड टू नॉट एक्सेप्ट कैंप पॉलिटिक्स और आल्सो नॉट एक्सेप्ट ये जो एग्रेसिव हेजिमोनिक मूव्स हैं। जैनेट येलेन का जो जाने का मकसद है इज एक्चुअली नॉट टू डीकपल, इट इज द ऑपोजिट। तो जैनेट येलेन के आप अगर बयान सुने तो शी सेइंग वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर हम सिक्योरिटी के मैटर्स में डिसएग्री भी करें तो लेट्स नॉट ब्रिंग दैट डिसएग्रीमेंट इनटू मैटर्स ऑफ ट्रेड। तो वो ट्रेड के लिए करेंगे। तो जो चाइनीज उनका काउंटर पार्ट है, ही रेफर टू सर्टन, आई थिंक इनडायरेक्टली टू सम सैंक्शंस जो अमेरिका ने चाइना पे लगाए हुए हैं, which are in the trade arena ना भाई। सैंक्शंस तो सिक्योरिटी के ताल्लुक से थोड़ी होता है, ट्रेड से ताल्लुक रख रहे हैं, चिप्स वगैरह के ताल्लुक से। अगर तो जैनेट येलेन ये कह रही है कि अगर अमेरिका अपनी सिक्योरिटी के वजह से कोई स्पेसिफिक चीजें कर भी देता है चाइना के खिलाफ, फिर चाइना शुड नॉट अलाउ दैट टू इम्पीड द बिजनेस। आई मीन बहुत ही इंटरेस्टिंग डिमांड है। कह रहे हैं कि मैं अगर आपको थप्पड़ भी मार दूंगा, आप उसका मतलब ये नहीं कि आप जो रोज दूध ला के देते हैं वो बंद कर दें। आप दूध तो डिलीवर करते रहे रोज, मैं एक आध दिन थप्पड़ भी मार दूं तो आप उसको, यू शुड नॉट टेक इट सीरियसली। दैट्स व्हाट शी इज सेइंग। अब देखना चाहिए कि देखिए, मैंने ये भी जब ब्लिंकन जब गए थे बीजिंग तो यही बात हो रही थी ना कि लेट्स एस्टैब्लिश कम्युनिकेशंस एंड लेट अस स्टेबलाइज द रिलेशनशिप। तो ये भी स्टेबिलिटी की तरफ है। अब ये कल या परसों बाइडेन ने कोई बेवकूफाना बात फिर से मुंह से निकाल दी है उनके, जैसा आपको याद है ब्लिंकन की ट्रिप की इमीडिएटली बाद फिर उन्होंने बाइडेन से कुछ बातें पूछे तो उन्होंने डिक्टेटर कह दिया शी जिनपिंग को। सो इफ ही डजंट डू एनीथिंग लाइक दैट वी कैन सी। बट फर्क यह है कि 4-5 साल के बाद अमेरिका से काफ़ी हाई लेवल के डेलीगेशंस जा रहे हैं क्लियरली, और आई एम श्योर कि वो हर चीज़ जो वो डिस्कस कर रहे हैं वो तो मीडिया में नहीं है ना। आई एम श्योर दैट देयर इज सम पार्ट्स विच दे आर टॉकिंग अबाउट जो हमको नहीं पता चल रहा। आपको पता है ब्लिंकन से पहले CIA के भी लोग गए थे। तो दिस इज द थर्ड मेजर US चाइना इंटरेक्शन पिछले 2-3 महीने के अंदर ही। So I think this is all also prep work for Biden Xi Jinping meeting. अब देखना होती कहाँ है, वो इंडिया में होगी ड्यूरिंग G20 या फिर सैन फ्रांसिस्को में होगी ड्यूरिंग एपेक। एपेक का इंडिया मेंबर नहीं है। So one of these two places, यानी सितंबर या नवंबर में they are going to meet, that is for sure. और ये जो preparations हो रहे हैं ब्लिंकन की मीटिंग, these are all in a way to prep. और दूसरी चीज ये है कि ब्लिंकन जब वो बीजिंग में थे, he repeated US commitment to one China policy. उन्होंने दोबारा दोहराया। आई रिमेम्बर उससे पहले मैंने कन्वर्सेशन किया था और आई हैड सेड कि US नीड्स टू रीक्लैरिफाई हिज पोजीशन ऑन ताइवान, क्योंकि बातों से ऐसा लग रहा है कि रुझान ताइवान की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है कंपेयर टू पहले। तो सच एन एक्सटेंट कि अगर मैं चाइना हूँ तो आई वुड अज्यूम कि ये दे विल डिफेंड ताइवान इन केस ऑफ अ वॉर। वो एम्बिग्विटी ख़त्म हो जा रही थी अंडर बाइडेन। तो ब्लिंकन ने फिर रीइटरेट करा कि वी बिलीव इन स्टेटस को, which means they are not going to support Taiwan की independence, at least बयान के हद तक that's what he says. अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इंडिया ने बात की कि हम वो BRI वाले पैरा पे साइन नहीं करेंगे,
मतलब क्या इससे व्हाट डज इंडिया वांटेड टू टेल कि हम बायलैटरल ट्रेड करते रहेंगे, हम आपके जो रीजनल और मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं उसका हिस्सा नहीं बनेंगे? सो इजंट इट अ डबल स्टैंडर्ड ऑन पार्ट ऑफ इंडिया कि एक तरफ आप ट्रेड भी कर रहे हैं या कि आप समझते हैं कि दिस इज अ गुड वे टू बिल्ड प्रेशर ऑन चाइना? देखिए, इंडिया जो है सो फंस गई है। फॉर एग्जाम्पल, इट नोस के सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज आर फॉर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, लेकिन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव also goes through the territory that India claims, यानी जो कश्मीर। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी है और अक्साई चीन से भी वो जो कनेक्शन है, जो लैंड आप लोगों ने दी है। सो फॉर इंडिया टू एक्सेप्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अगर बाद में किसी कोर्ट केस में आप गए तो दिस कैन बी treated as acceptance of LAC and LOC ना। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि भाई आपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को तो एक्सेप्ट भी कर लिया, प्रमोट भी कर लिया, दैट इज लाइक सेइंग यू एक्सेप्टिंग LAC एंड LOC, क्योंकि आपके जगह से तो जाती है और हाईवे जो सीपैक है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बेल्ट एंड रोड। तो इंडिया कैन नॉट डू दैट without jeopardizing its own national interests. So that is one thing. The other thing is that Belt and Road Initiative is purely beneficial only to China. India का उससे क्या फायदा हो रहा? India is not invested in it. India is not a stakeholder. India से कोई connection भी नहीं है Belt and Road Initiative का. So it is but natural कि India is basically ignoring it कहीं. और the lack of support is for the first reason जो मैंने आपको दिया, और दूसरी सेकंड रीजन। लेकिन ये बात आपने इंडिया में तो बहुत कवरेज हुआ होगा ना SCO का। आई डोंट थिंक एनीबडी हैज सेड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ, विच इज कि इंडिया और सेंट्रल एशिया का जो टोटल ट्रेड है वो $2.5 बिलियन का है, और चाइना और सेंट्रल एशिया का $70 बिलियन का है। सो द फाइनेंशियल टाइज, मैं ट्रेड की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट डेट वगैरह की जो बात कर रहे हैं, जो लोन सेंट्रल एशिया के मुल्कों ने लिए 20-20%, 25-30% ऑफ देयर GDP तक जा रहा है डेट दे ओव टू चाइना। बट द ट्रेड अलोन, ये जो कनेक्टिविटी हमारे ताल्लुकात हैं जो बोलते हैं, लेकिन द ट्रेड बिटवीन चाइना एंड सेंट्रल एशिया इज $70 बिलियन। मैं देख रहा था 2-3 दिन पहले, तो मैं एक सोलो भी किया था इसके ऊपर, एंड एट दैट टाइम आई डिडंट वांट टू ब्रिंग इट अप, बट इट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। मतलब अगर आप कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट है तो आपको पता है कि मैं इनके साथ 1 बिलियन का ट्रेड कर रहा हूँ, इनके साथ 35 बिलियन का ट्रेड, वेयर इज द कनेक्टिविटी ना। सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। और इन सारी चीज़ों में मैंने एक कजाक प्रोफेसर के साथ एक लंबा कन्वर्सेशन किया, जानी बैक है उनका नाम। सो मेरा एक ब्लाइंड स्पॉट था, ही पॉइंटेड इट आउट। फिर मैंने उसको जाके देखा कि जब हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एशिया की, तो हम सिर्फ यही कहते हैं कि अरे रशिया, चाइना, इंडिया है, वहाँ पर ईरान भी है, तुर्की भी है, अमेरिका का बहुत कम रसूख है, बिकॉज अमेरिका यूज टू सी सेंट्रल एशिया थ्रू द लेंस ऑफ अफगानिस्तान। लेकिन EU की बात कोई नहीं करता था। आपको पता है सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूरोपियन यूनियन है, चाइना से भी बढ़ के। तो सबसे ज्यादा ट्रेड विच इज 25% ऑफ EU ट्रेड, सेंट्रल एशिया का ट्रेड यूरोपियन यूनियन के साथ है, और सबसे बड़ा इन्वेस्टर इन सेंट्रल एशिया इट्स EU। क्योंकि हम ऐसे हाई लेवल की मीटिंग्स नहीं देखते बिटवीन सेंट्रल एशियन लीडर्स एंड यूरोपियन लीडर्स, मैक्रोन की कोई ट्रिप नहीं होती अगर होती भी है तो मीडिया बिल्कुल ही पे अटेंशन नहीं करता है, हम लोग भी गौर नहीं करते। सो आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब आई वाज क्वाइट सरप्राइज, मुझे नहीं पता था कि यूरोप इतना ज़्यादा एम्बेडेड है उसमें। थोड़ा एक अजीब सा कैवियट भी है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नेदरलैंड्स के है इन सेंट्रल एशिया, लेकिन उसमें पैसे का गोलमाल है। यानी जो सेंट्रल एशिया के जो अपने थोड़ा पाकिस्तानी स्टाइल मॉडल है, वो जो पैसे वाले लोग हैं वो अपना पैसा नेदरलैंड्स में छुपा लेते हैं फिर नेदरलैंड में कंपनी बना के वो वापस सेंट्रल एशिया में
इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको पेपर पे ऐसा लगता है कि नेदरलैंड्स हैज इन्वेस्टेड 14-15 बिलियन डॉलर्स इन सेंट्रल एशिया, लेकिन दे आर एक्चुअली सेंट्रल एशियन लीडर्स की प्रॉक्सीज ही है, तो उनका ही पैसा वापस आ रहा है। तो उससे यूरोपियन यूनियन का इन्वेस्टमेंट्स और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड मेरे ख्याल से आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड नजर आ रहा है। समझ रहे ना आप मेरी बात? सो मोस्ट ऑफ इट कुड बी, ऑल ऑफ इट कुड बी, ये जो ओलिगार्क्स हैं रशियन और कजाक, ये तेल के बिजनेस ओनर्स, आर्मीनियन, ये लोग खुद अपना पैसा वहां छुपाकर फिर वहां से वापस सेंट्रल एशिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन नेदरलैंड्स का पूरा जनरली apparently is local money. बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, इन दी एंड जरा ये थोड़ा सा टॉपिक से हट के है, ये जो ट्विटर वर्सेस थ्रेड आया, हाउ डू यू सी दिस? ये जो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा हाइप कर रहा है फेसबुक उसको, और फेसबुक का एडवांटेज ये है कि फेसबुक हैज 2 बिलियन सब्सक्राइबर्स। यस, फेसबुक को ले लें, इंस्टाग्राम को ले लें, व्हाट्सएप को ले लें, ये तीनों चीज़ों में उसके पास 2 बिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इट इज़ गोइंग टू हुकअप कर रहा है थ्रेड्स और इंस्टाग्राम। तो अगर आप इंस्टाग्राम के मेंबर हैं तो आप थ्रेड्स के भी ऑटोमेटिक हो जाए, सो यू कैन एक्सेस थ्रेड्स विदाउट एक्सेसिंग इंस्टाग्राम। देखिए, जब भी आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, इमेजिन करें आप पहली बार अकाउंट खोलें, आपको कुछ कहना है, लेकिन किससे कहेंगे? आपके कोई दोस्त ही नहीं होंगे। तो अगर आप पहली बार ट्विटर पे आ रहे हैं, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर जस्ट गोइंग टू रीड अदर पीपल, लेकिन आपकी बात कौन सुनेगा? लेकिन थ्रेड्स में ऐसा है, आपके जो पुराने दोस्त हैं इंस्टाग्राम के, दे विल स्टिल बी फॉलोइंग यू। So I think that is the advantage they have. मैं सुना कि Elon Musk is planning to sue them because it is a copycat program जरूर है, लेकिन it also has some advantages because of its connections to WhatsApp, or I don't know how they will use WhatsApp, लेकिन Instagram तो it's going to be the same account. That is just linked, वो तो लिंक हुआ है। इंस्टा की ऐप के ऊपर थ्रेड का लिंक है, और थ्रेड के ऊपर इंस्टा का वो लगाया हुआ कि उधर चले जाएं, उधर से उधर चले जाएं। हाँ, so इट्स पिकी बैक कर रहा है ना बेसिकली इंस्टाग्राम पे, एंड इंस्टाग्राम इज डूइंग वेल। इंस्टाग्राम का कंपेटिटर ट्विटर नहीं है, वो तो टिकटॉक है, राइट? सो वी हैव टू सी के, देखिए मैं भी इंस्टाग्राम पे, लेकिन मैं कुछ ज्यादा करता नहीं हूँ। कभी कभी कुत्तों के, बिल्लियों के फोटोग्राफ्स लगा देता हूँ, दैट्स इट, राइट? सो देयर इज नो सीरियस कॉन्वर्सेशन जहां तक कि मेरा सवाल है इंस्टाग्राम में। अगर आप कॉमेडियन हैं, टैलेंटेड, गाते हैं, नाचते हैं, तो आपके लिए इंस्टाग्राम इज प्रिटी गुड। हमारे जैसे लोगों के लिए यूट्यूब और ट्विटर ही काफी है। बट I don't know how threads is going to become. Is it going to become just another, जैसा फेसबुक पे आपको वो नजर आते हैं ना इंस्टाग्राम के स्टोरीज वगैरह, तो will it be like that कि इंस्टाग्राम पे आपको थ्रेड्स के कमेंट्स नजर आएंगे, थ्रेड्स पे आपको इंस्टाग्राम के वीडियोस नजर आएंगे, जो ट्विटर को नहीं है। और ट्विटर का जो सब्सक्रिप्शन बेस है कंपेयर टू फेसबुक, इट इज वेरी स्मॉल। तो अब ये है कि जो लोग सीरियस लोग हैं, मतलब मिनिस्टर्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये सब ट्विटर पे हैं, क्या ये सब इंस्टाग्राम पे आएंगे? दैट इज द क्वेश्चन। लेकिन मैं डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा एक्टिव रहता हूँ, तो मैंने ये चीज़ देखा है कि ट्विटर पे बहुत ज़्यादा, तो वो तो एक ऑफिशियल बन चुका हुआ है ना। फेसबुक पे इत्तेफाक से देखें, जो चीज़ फेसबुक पे पड़ी होती है, अब थोड़ा थोड़ा लोगों ने इंस्टा पे चीजें डालना शुरू कर दी हुई थी, क्योंकि इंस्टा के ऊपर यूथ बहुत ज्यादा है। सो जो लोग अपनी कम्युनिकेशन यूथ से करना चाहते हैं, तो वो एवरी लीडर, एवरीवन, यू जस्ट गो एंड गूगल एनी, सॉरी, उस पर सर्च में डालें इंस्टा पे, एंड यू विल फाइंड कि वो बंदा मौजूद होगा मेजॉरिटी, पर्टिकुलरली क्योंकि वो उसमें इवन कि मुझे याद है हिलरी क्लिंटन ने जब अपनी कैंपेन 2016 की तो उसने स्नैपचैट का भी कह दिया जी कि हम स्नैपचैट पे भी हैं। अच्छा, स्नैपचैट मैंने भी डाउनलोड किया, मुझे इस्तेमाल करना नहीं आता, कभी मैं इधर इस्तेमाल करता हूँ, कभी डिलीट कर देता हूँ, फिर मुझे फ़ोन करता है। जैसे आपने कहा इंस्टा का, तो वो भी तस्वीरें ही होती हैं, पता नहीं कुछ इस तरह होता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। सो थ्रेड आपने सही कहा कि अब ये जैसे कि ट्विटर पे डालो, फेसबुक पे डालो, थ्रेड पे डालो, इधर डालो, बंदा तो फंस गया यार, ये तो चार जगह। तो देखिए, मैं इंस्टाग्राम पे इकोनॉमिस्ट और फॉरेन अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी, ये तीनों के आर्टिकल्स ऑफन मैं इंस्टाग्राम से चला जाता हूँ, क्योंकि मैं जब फेसबुक खोलता हूँ तो वो
आ जाते हैं जब रील्स, जब मैं उन्हें क्लिक करता हूँ देन आई रियलाइज कि ये इंस्टाग्राम के हैं, दीज आर नॉट फेसबुक डायरेक्टली. So I have read many stories on the Economist because I saw them on Instagram, not on Twitter. एक एडवांटेज इनको डॉक्टर साहब है, वो मुझे इस्तेमाल करने से हुआ कि इंस्टाग्राम आपको ये कहता है कि अगर आप मेरे पे पोस्ट डालते हैं तो इट विल ऑटोमेटिकली गो टू फेसबुक एंड इट कैन ऑटोमेटिकली गो टू थ्रेड. सो आपने पोस्ट एक जगह पे करना है लेकिन वो 3 जगह पे चली जाएगी. सो ये जो एक एडवांटेज है ये इनहेरेंट मुझे लगता है कि इंस्टा फेसबुक को ऑलरेडी है, और ये मुझे लगता है कि ये ऑप्शन वो थ्रेड के साथ लिंक करेगा ताकि अपनी आउटरीच या जो भी उससे है, क्योंकि nobody wants to miss the platform because at the end of the day those जो लोग जिन लोगों को है. anyhow this is an interesting चीज जो है वो होती है. हाँ, मतलब इट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग. ऐसा लग रहा है कि ट्विटर इज गोइंग टू, मतलब दिस इज ए मोर सीरियस चैलेंज ट्विटर को. इससे पहले जो लोग दूसरे जो चैलेंजेस आ रहे थे जब से इलॉन मस्क की क्रेजी मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है ना, तो ही इज ट्राइंग टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम इट. जो पहले लोग थे वो नहीं उतना, लाइक दे वर मेकिंग लॉसेस, ही इज ट्राइंग टू मेक इट प्रॉफिटेबल. तो वो प्रॉफिटेबिलिटी की तलाश में कहीं डुबा ना दे वो. सही कह रहे हैं, हर आइडिया को मारता है. लेट्स सी क्या होता है इसमें, लेकिन दिस इज एन इंटरेस्टिंग. थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तर खान साहब. इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर. थैंक यू कमर साहब. थैंक यू.